सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 ऐसे महत्वपूर्ण नियम जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 ऐसे इंपॉर्टेंट नियम जो कि आप थंबनेल पर देख के आए होंगे, तो इन नियमों को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला नियम कौन सा है, लेकिन अभी आप लोग को बता दें कि जो तीसरा नियम आप लोग देखने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और रिसेंटली 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप अभी तक आपकी केमिस्ट्री में कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। ये इस वीडियो को अगर आप देखते जाते हो और इन 4 नियमों में से अगर कोई 2 नियम भी आपके में आ जाते हैं तो आपके 10 नंबर वहाँ पर कंफर्म होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए अगर आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है। हम लोग पूरी केमिस्ट्री का ज़बरदस्त रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उन्हीं 4 नियमों में से पहला नियम यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि पहला नियम मेरे कौन सा होने वाला है। तो पहला नियम भैया होने वाला है हेनरी का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। आप उठा के देख सकते हो, विद्या अवतार जो भी आप पढ़ते हो तो हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हेनरी का नियम, उसकी सीमाएँ और उसके अनुप्रयोग। तो इन तीनों चीज़ों को हम शुरू से देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना होता है। आप ये मत करिएगा कि आप अनुप्रयोग पहले लिख दो या फिर सीमाएं पहले लिख दो और नियम आप बाद में लिखो। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उस हिसाब से ही आपको करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन जाए। तो यहाँ पर क्या है कि हेनरी का नियम आप लोग को सबसे पहले लिखना है। तो भैया हेनरी का नियम क्या होता है, हमने साइड में हेडिंग डाली और लिखना स्टार्ट कर दिया। तो हेनरी का नियम यहाँ पर होता क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ध्यान से सुनिएगा एक शब्द, अगर आप लोग आज ये समझ के जाओगे तो कभी जीवन में इसको भूलोगे नहीं और रटने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि समझी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, लेकिन यहीं पर हमको इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको हमें अच्छे से समझना है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक जार आपने ले रखा है, ठीक है, एक जार यहाँ पर आप लोगों ने लिया है, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन समझ जाइए आप लोग। एक जार हमने यहाँ पर लिया, इसके अंदर क्या भरा हमने, देखिए छोटे छोटे कण जो है आपको दिख रहे होंगे, ये हमने इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, पानी भरा, नॉर्मल पानी H2O जो होता है, ठीक है, वाटर यहाँ पर हमने अंदर भर दिया। अब ऊपर से हमने क्या इस पर डाल दी, O2। ऊपर से क्या डाल रहे हैं, यहाँ से हम लोग O2 इसमें डाल रहे हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन का ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं पानी में, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को हम ऊपर से प्रेशर कर रहे हैं अंदर मिलाने के लिए। अच्छा, ऊपर से ऑक्सीजन डाली जा रही, क्यों डाली जा रही, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करे, इस पानी में आके पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा नियम देखिए ध्यान से। नियम भी हमारा क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर, अच्छा नीचे से यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बर्नर रख देना है। बर्नर अगर बोले तो एक तरह से आग जलाने के लिए यहाँ पर आपको एक बर्नर रख देना है। बर्नर मतलब कि इस तरह इसलिए रखना है आग जलाने के लिए क्योंकि नियम ही हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए नियम क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर मतलब कि आपको जो टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर है उसको हमें चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है, मतलब कि स्थिर रखना है। फिर किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो गैस हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन, और द्रव हमारा क्या हो जाएगा, पानी, गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और उसमें किसी गैस को आप द्रव में मिलाते हैं तो जो गैस का जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो समानुपाती होगा किसके, घुली हुई गैस की मात्रा के। देखिए यहाँ पर जो नियम आपको यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूला छोटा सा, तो यहाँ पर देखिए m हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घुली हुई गैस की मात्रा को, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस के दाब को, और kh क्या है, ये हेनरी नियतांक, ठीक है। तो ये नियम आप लोग क्लियर हुआ। उसके बाद हम इसके देख लेंगे अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो अनुप्रयोग देखिए पहला इसका अनुप्रयोग है गोताखोर द्वारा। तो मतलब गोताखोर जो होते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे नदी में कोई डूब गया या फिर किसी का पैर फिसल गया, डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा जो कूदते हैं गोताखोर होते हैं नीचे, या फिर कोई जैसे मर गया पानी में डूब के तो उसकी लाश वगैरह नीचे से निकालना, पानी के नीचे से निकालना, वो गोताखोरों का काम होता है, ठीक है। तो फिलहाल काम हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गोताखोर जो प्रोसेस होता है कि जिस तरह से वो लोग ऊपर कूदते हैं, कभी आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, कूदने का उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी पे प्रेशर डालते हैं। तो वही नियम जो होता है वहाँ पर हेनरी का नियम लग रहा होता है। दूसरा देखिए क्या है,
शीतल पेय पदार्थ मतलब कि ठंडे पीने वाले जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोका कोला हो गया आपका, स्प्रिट ड्यू है ना, थम्स अप, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हुई, उस पर आप लोगों का यही हेनरी का नियम लागू होता है। आपने देखा होगा कि उसमें गैस को इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं कि अगर आप बोतल अंदर हिलाओ ढक्कन बंद करके, तो ढक्कन बंद करके आप हिलाओगे तो झाग टाइप का आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही अब ढक्कन खोल दिया अगर हिला के आपने, तो वो सब ऊपर बाहर फेंक देता है, कोल्ड ड्रिंक सही, थोड़े कोल्ड ड्रिंक भी निकल जाती है उसमें और गैस भी निकल जाती है। तो वहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा होता है? हेनरी का नियम। तीसरा देखिए पॉइंट इसका क्या है कि फेफड़े की क्रियाविधि, जो फेफड़े होते हैं हमारे, जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर भी उस श्वास की जो श्वसन क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसका, वहाँ पर भी हेनरी का नियम लागू हो रहा होता है। क्योंकि बाहर की गैस जो होती है वो प्रेशर कहाँ डालती है? हमारे फेफड़े में मौजूद जो एयर होती है उस पर, ठीक है। तो ये हेनरी का नियम आपका पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? राउल्ट का नियम, ठीक है, और उसकी सीमाएं। तो हमें लाइन से चलना है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, ठीक है, अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूलर प्रभाज के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अवाष्पशील विलय क्या होता है, आप लोग ये जान लीजिए। अवाष्पशील विलय होता है जिसके थ्रू हम लोग करंट जो होती है वो पहुंचा सकते हैं। तो एक तरह से आप लोग ऐसे समझ सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवाष्पशील विलय, जैसे कि नमक का घोल, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बता दिया हमने। तो देखिए इसका क्या होगा यहाँ पर कि एक जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। तो ये जो आपको इधर दिख रहा है एन अपॉन एन प्लस एन, ये क्या है? मेरा मोलर प्रभाज, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आपेक्षिक अवनमन, मतलब जो गैस के दाब में जो कमी होगी उसको अवनमन बोला गया है। तो इधर वाला हो जाएगा मेरा आपेक्षिक अवनमन, और ये हो जाएगा मेरा मोलर प्रभाज। तो नियम भी देखिए यही कह रहा है, अगर आप नियम ध्यान से पढ़ो कि आपेक्षिक अवनमन विलय के मूलर प्रभाज के बराबर होता है, तो यहाँ पर बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छी तरह से आप लोग समझिए कि यहाँ पर अगर क्या हुआ, ये पी नॉट माइनस पी एस, ये तो हो गया हमारे भैया राउल्ट के नियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका ये इधर दिया हुआ है एन अपॉन एन प्लस एन, ये होता है हमारा नॉर्मल विलयन के लिए, मतलब ना तो वो सांद्र हो ना तो वो तनु हो। लेकिन अगर तनु विलयन के लिए मान लीजिए पूछ लिया कि राउल्ट का नियम लिखिए तनु विलयन के लिए, क्योंकि रिसेंटली पूछा गया 2023 में कि तनु विलयन के लिए भैया क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है कि बस ये जो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, इसकी जगह पर आपको एक लाइन लिख देनी है केवल कैपिटल एन, तो वहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा तनु विलयन के लिए, ठीक है। तो राउल्ट का नियम यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसकी सीमाएं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग को दिखा भी दें हम कि अगर तनु विलयन के लिए यहाँ पर कह रहा है तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि आपको पता होगा, अभी मैंने बताया आपको कि स्मॉल एन प्लस एन, ये जो नीचे वाला है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेन जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हमने आपके लिए बच्चों लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों में पूछा ही नहीं जाता है। ये जब पूछेगा जब आपसे मोल और मोलरता में संबंध पूछेगा राउल्ट का नियम का, ठीक है। तो फिलहाल वो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में था वो हमने यहाँ पर आप लोग को पढ़ा दिया है, केवल इतना आप लोग को ये पढ़ लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसकी हम लोग सीमाएं देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं क्या। तो पहली जो इसकी सीमा हो जाएगी वो हो जाएगा कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, जैसा कि हमने बताया यह तनु विलयन पर ही लागू होगा, जिसको हम लोग शायद डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। वाष्पशील पदार्थ जैसे हमने आपको बताया, ठीक, ऊपर जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोवाइड हो जाती है। फिर तीसरा क्या होगा कि यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो विद्युत अपघट्य विलयन कौन से होते हैं? जैसे ZnSO4 या फिर CuSO4, PbCl5 है ना। आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा कि ये मना भैया जार रखा हुआ, इसमें 2 रॉड डाले दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ पर वाटर भरा होता है, जैसे इलेक्ट्रोड विभव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो विलयन भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। तो ये इस प्रकार के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो हमारा राउल्ट का नियम क्लियर हुआ। अब देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे तीसरे नियम की, शुरू में हमने बोला था आप लोग को कि तीसरा नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। तो ये तो आपको हर सेट में मिलेगा, आप 2023, 2022,
2021 में तो खैर एग्ज़ाम नहीं हुए थे, लेकिन 2020 किसी भी सेट का आप उठा के देख लीजिए, कोलराउस के नियम हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज हम लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो कोलराउस के नियम क्या होता है, सबसे पहले हमने साइड में हेडिंग डाल दी और इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। उसके बाद इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या होती है इसकी डिफिनेशन। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, ध्यान से पढ़िए यहाँ से, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो अभी हम आपको ऊपर पढ़ा के आए हैं कि विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है। तो इसका यहाँ पर एक छोटा सा देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है, हालांकि छोटा तो नहीं, लेकिन हाँ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं ज़रा कि होता क्या है। तो देखिए एक आप लोग को एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनंत तनुता पर, तो एक एक चीज़ पकड़ते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनंत तनुता, अनंत मतलब क्या होता है, इन्फानाइट। तो यहाँ पर क्या करा हमने, एक लेमडा बना के उसके ऊपर लिख दिया इन्फानाइट, आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है इन्फानाइट। फिर किसी विद्युत अपघट्य विलयन, तो विद्युत अपघट्य विलयन हमने मान लिया NaCl। तो NaCl भी मेरा क्या है, विद्युत अपघट्य विलयन है, ठीक। यहाँ तक हो गया मेरा। फिर लिखा है कि मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को हमने डिनोट कर दिया M से। तो ये पूरा कैसे लिखा गया ये आप लोग को समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए रिवीजन। क्या कह रहा है, अनंत तनुता, तो हमने यहाँ पर अनंत मतलब कि इन्फाइनाइट लगा दिया लेमडा लगा के, ठीक है, बड़ा वाला लेमडा है ये। फिर किसी वैद्युत अपघट्य, तो किसी वैद्युत अपघट्य मतलब NaCl हमने लिया वैद्युत अपघट्य के तौर पर, तो हमने यहाँ लिख लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, ZnSO4 CuSO4 कुछ भी, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर NaCl लिया हुआ है। फिर की मोलर चालकता, तो यहाँ पर हमने मोलर चालकता को M से दिखा दिया। तो ये पूरा क्यों कैसे लिखा है हमने, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इधर वाला पोर्शन। देखिए इसके बाद हमने फिर क्या करा, आगे क्या करा है, विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों के। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा कोई जार रखा हुआ है, इसके अंदर हमारा ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। किसका भरा हुआ है, इसके अंदर NaCl, मतलब कि एक सेकंड थोड़ा ऊपर आप लोग को बना दें, हाँ ये इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है हमारा, वो यहाँ पर भरा हुआ है NaCl। तो Na आप लोग को पता होगा प्लस होता है, Cl माइनस होता है, दोनों कंबाइंड होके बनते हैं NaCl। लेकिन जब हमने इस विलयन को, इसको NaCl को इसके अंदर डाला है यहाँ पर, तो ये दो भागों में टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब समझ में आया कि Na मेरा अलग हो जाएगा और Cl मेरा माइनस का अलग हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा लेमडा M लगा के, लेमडा M तो यहाँ से मेरा चलता चला आएगा, जैसे अनंत तनुता पर Na प्लस अलग और प्लस लगा के लेमडा M लिख के Cl माइनस अलग हो गया। तो ये पूरा आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो मेन फॉर्मूला हमारा बन के आया वो बन के आया लेमडा M NaCl इक्वल टू लेमडा M इन्फाइनाइट Na प्लस लेमडा M इन्फाइनाइट Cl माइनस। कैसे ये दोनों अलग हुए टूट के, ये आप लोग को भी हमने समझाया अच्छी तरह से। एक सेकंड, इसके अनुप्रयोग भी बचे हुए हैं ना, तो इसके हम लोग अनुप्रयोग देख लेते हैं पहले। फिर देखिए बच्चों हमें यहाँ पर इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो अनुप्रयोग देखिए इसके क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। तो अनुप्रयोग में एक ही चीज़ पूछी जाती है जो 2023 में पूछी गई है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में हम लोग कोलराउस के नियम का जो हमने पढ़ा ऊपर, वो उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ होता है इसके नियम को वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, हम लोग देख लेते हैं। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अनुप्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका नियम देख लेते हैं हम लोग, क्या है पहला कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यार थोड़ा अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक भाई सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए हम बहुत ही माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस काम ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हो सकता है बैकग्राउंड अगर आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं मेन अपना क्या होता है इसकी डिफिनेशन, कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। बस इसका फॉर्मूला आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। इसको फिर से बना दें, ये फॉर्मूला जो है आप लोग को वो अच्छी तरह से याद रखना है। बन नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अच्छा लेकिन एक सेकंड देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि ये लेमडा CM और लेमडा M है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भैया, ये जो हमारा लेमडा CM है इसको हम लोग पढ़ेंगे किसी सांद्रता C पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और ये जो लेमडा M है हमारा इसको हम लोग पढ़ेंगे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। क्लियर हुआ। तो आप लोग इसको पूरे का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने चौथे नियम की तरफ।
चौथा नियम देखिए हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए। तो हार्डी-सुलजे का नियम हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा जल्दी से इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्डी-सुलजे का नियम कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। ठीक है, तो मतलब जितनी संयोजकता ज़्यादा होगी उसका वो स्कंदन क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सरल नियम है पूरी केमिस्ट्री में, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका पहला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक आयन को घटते हुए क्रम में लिख के दिखाएंगे। यही आप लोग को भी एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो होती है संयोजकता वो होती है एल्युमिनियम, फिर बेरियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है, तो यही हमारा देखिए नियम भी कह रहा है कि आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसका स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने घटता हुआ क्रम तो देख लिया धनात्मक आयन का, अब ऋणात्मक आयन का भी आपको एक घटता हुआ क्रम दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग धनात्मक आयन का घटता हुआ क्रम देख चुके हैं। अब ऋणात्मक आयन का घटता हुआ क्रम क्या है, देखिए PO4, SO4 और Cl-। ये क्या है, हमारे ऋणात्मक आयन का घटता हुआ क्रम। ऊपर क्या था, धनात्मक आयन का घटता हुआ क्रम। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक एकदम से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और वीडियो जो आप लोग को हम डालें आप लोग के लिए वो आप लोग तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो ऐसी और मज़ेदार वीडियो पढ़ने के लिए आज ही चैनल से जुड़ जाइए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।